नमस्कार, धारा जीएस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका आकाश सर उपस्थित हूं एक बार फिर से आप सभी के समक्ष धारा जीएस के डेली करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत, जिसमें हम हर दिन का करंट अफेयर डील करते हैं प्रश्नोत्तर शैली में। अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, व्यापम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो यह डेली करंट अफेयर सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए आज का हम कंटेंट शुरू करते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आज बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, 4-5 ही टॉपिक है, तो वीडियो की जो लंबाई है बहुत छोटी होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक पर चलते हैं। वेयर वॉज द इंडिया फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनॉग्रेटेड? भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहां किया गया था? एंड द ऑप्शंस आर हैदराबाद में किया गया, कि चेन्नई में, कि नई दिल्ली में, कि कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है नई दिल्ली में। देखिए, नाम से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या है ये। एक म्यूजियम है अर्थात वहां पर बहुत सारी चीजें, चाहे वो ऐतिहासिक चीजें हो या इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड चीजें वहां पर होंगी। किस फॉर्म में होंगी? तो पेंटिंग के फॉर्म में होगी, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है? आर्ट वॉल। और ओपन एयर कहने का मतलब क्या है कि ये बंद कमरे के अंदर नहीं होगा, खुले आसमान के अंदर होगा। तो इस तरह का, ठीक है। तो ये म्यूजियम का उद्घाटन किया क्यों गया, किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने। कहां पर किया गया है? तो दिल्ली के मौसम भवन में। क्यों इसका उद्घाटन हुआ, क्या इसका रिलेवेंस है? तो एक्चुअल में ये जो म्यूजियम है यह मौसम विभाग के 150 वर्षों की यात्रा को दर्शाता है। तो इसमें जो पेंटिंग बनाए गए हैं, इस पेंटिंग में जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका 150 साल का जो पूरा जर्नी है उसको बनाया गया है, उसको बताया जा रहा है, जनता को अवेयर किया जा रहा है कि आईएमडी कैसे कैसे डेवलप करता है। रिसेंट में 150 साल इसको पूरे हुए हैं और इसी बात को पहचान देने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए इस ओपन आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के कोलैबोरेशन के साथ इसको बनाया गया है। ठीक है, चलिए, तो इतना काफी है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक इकोनॉमी से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेरोजगारी को लेकर। क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरियाज ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर अक्टूबर दिसंबर ऑफ FY25? ठीक है, FY 2025 की तीसरी तिमाही में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर क्या है? तो आपको पता है कि हमारा ये जो पूरा साल है, इकोनॉमिक ईयर है, फाइनेंशियल ईयर जिसे आप कहते हैं, ये 4 क्वार्टर में विभाजित है। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। हर एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। जैसे कि क्वार्टर 1 में कहां से कहां तक होगा? तो क्वार्टर 1 में अप्रैल मई से लेकर जून तक। क्वार्टर 2 में क्या होगा? जुलाई, अगस्त और सितंबर। और क्वार्टर 3 में क्या होगा? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो क्वार्टर 3 का रिपोर्ट आया है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, और क्या आया है रिपोर्ट? कितना रहा है अनएम्प्लॉयमेंट? 6.4%। अब ये जो 6.4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये क्या पूरा देश का है? नहीं, ये सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा है? अर्बन एरिया के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? शहरी क्षेत्रों के बारे में बात कर रहा है। चलिए, अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, ये जो 6.4% का अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप देख रहे हैं, ये कहां से देखा गया है, किस रिपोर्ट में ये दर्शाया गया है? तो ये दर्शाया गया है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS जिसे कहते हैं। ठीक है, अब ये है क्या? ये सर्वे कौन ये सर्वे जारी करता है? तो ये सर्वे जारी किया जाता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा, जो किसके अंडर आता है? मॉस्पी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन के अंदर। तो इसके अंदर ये आता है और यही PLFS जारी करता है, जिसमें देखा जाता है कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है लेबर वर्ग में या शहरी क्षेत्रों में। अब क्या रिलेवेंस है इस 6.4% के अनएम्प्लॉयमेंट रेट का? रिलेवेंस ये है कि इससे पहले का जो क्वार्टर था उसमें भी ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यही बनी हुई थी, 6.4%। जैसा आप देख रहे हैं अक्टूबर से दिसंबर 2024 में कितना दिख रहा है? 6.4। और इससे पहले वाला जो क्वार्टर था, कौन सा? जुलाई, अगस्त, सितंबर वाला, उसमें भी कितना था? 6.4%। अर्थात अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टेडी है, स्थिर है। इसका मतलब आप ये क्या कह सकते हैं कि अर्बन एरिया में जो रोजगार की स्थिति बनी हुई थी ना, इसमें कुछ उतार हुआ है ना कुछ चढ़ा हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है। कई इकोनॉमिस्ट इसको एक पॉजिटिव साइड से देखते हैं कि भाई
स्थिर है, नहीं तो पलायन हो जाता, दिक्कत होता। तो लोग वहां पर बने हुए हैं, नौकरी कर ही रहे हैं, मतलब कि अर्बन एरिया में रोजगार के अवसर ठीक ठाक बने हुए हैं। ठीक है, चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक थोड़ा सा इंटरनेशनल है, और इंटरनेशनल के साथ साथ में अभी रिलेवेंट क्यों है, क्योंकि अभी इस क्षेत्र पर जो बातचीत है, जो गतिविधि है, बहुत तेज हो गई है। वैसे तो ये लगभग 3 साल से चलने वाला मुद्दा है, लेकिन जब से ट्रंप साहब ने कहा कि भैया यूक्रेन और रशिया के बीच का जो जंग चल रहा है उसको खत्म करना है, फिर उसके बाद रशिया और अमेरिका के हायर डेलीगेट्स जो हैं आपस में मिले, आपस में चर्चा की और इस बात पर सहमति हुई कि चलो कुछ एक रोड मैप बनाएंगे, जिस रोड मैप के तहत ये यूक्रेन और रशिया के जंग को समाप्त किया जाएगा। आगे डेवलपमेंट ये भी हुआ कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की साहब, वो बोले कि भैया मेरे बिना अगर आप लोग कुछ भी मीटिंग करके निर्णय ले लोगे तो उसको मैं कैसे मानूंगा, ये तो ठीक बात नहीं है। तो उसके बाद फिर ट्रंप साहब ने बढ़िया अच्छे से डाटा भी कि तुम ना ज्यादा बात मत किया करो, ठीक है, तुम डिक्टेटर टाइप के व्यक्ति हो, जो मन में आता है वो करते हो, और इतना ही अगर तुमको ज्ञान था, इतना ही तुमको बात करना था तो दिमाग लगाते और ये जंग शुरू ही ना होता। तो एक तरह से थोड़ा सा एक अजीब सा जियो पॉलिटिक्स में हम लोग एक ध्रुवीकरण देख रहे हैं अमेरिका का, जिसमें हम करीब आता हुआ देख रहे हैं एक तरह से अमेरिका और रशिया को, जो कि बहुत ही रेयर साइट्स पर देखा जाता है। चलिए ठीक है, उस पर विशेष तौर पर विस्तार पूर्वक चर्चा हम लोग किसी और दिन करेंगे। पहले इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम, सीपीसी जिसे हम कहते हैं, अगर आप पूरे विश्व में ऑयल के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं, तो अलग अलग माध्यम से किए जाते हैं, जिसमें से एक माध्यम स्थलीय क्षेत्र में किया जाता है पाइप फैलाकर, और कुछ बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं जिसमें पाइप के थ्रू ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उनमें से एक क्या है, कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम। तो ये जो न्यूज में था, ये कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम ये किस दो देशों को जोड़ता है? तो जब क्वेश्चन क्या है, रूस, यूक्रेन, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और रशिया। तो इसका सही जवाब क्या है? रशिया। तो सर इन सारी चर्चाओं में हम यूक्रेन को क्यों घसीट लिए? अभी हमने क्यों घसीटा? क्योंकि ये न्यूज में बना ही किस लिए है? यूक्रेन और रशिया के जंग के कारण। अभी हाल ही में रशिया ने एक क्लेम किया, उसने क्या कहा कि भैया ये जो हमारा सीपीसी है, कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम है, उसका जो पंपिंग स्टेशन है वहां पर यूक्रेन के ड्रोन ने अटैक कर दिया, पंपिंग स्टेशन हमारा खराब हो गया, और इस वजह से इस पाइपलाइन में जितने तेल फ्लो करते थे उसमें लगभग 30 से 40% के फ्लो का रिडक्शन हो चुका है। जाहिर सी बात है, पंप हाउस अगर आप दिक्कत में डाल देंगे, उड़ा देंगे, फोड़ देंगे, तो जो प्रेशर मिलता है वो मिलेगा नहीं, और फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इट इज अगेन अ एग्जांपल ऑफ सप्लाई साइड ब्लॉकेज ड्यू टू दिस लॉन्ग गोइंग वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। और इनके इस जंग की वजह से पूरे विश्व में सप्लाई चेन का बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। ये तो एक उदाहरण ही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये सीपीसी है क्या? कैस्पियन, क्या नाम था यार? कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम, ठीक, कोई नहीं, भावनाओं में थोड़ा सा बह गया था, तो पाइप, पी फॉर पाइपलाइन ध्यान नहीं आ रहा था। देखो क्या है ये प्रोजेक्ट, ये रहा कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान का ये तेंजीक नामक आप क्या देख रहे हैं? ऑयल फील्ड, ठीक है। यहां से ऐसे रेड कलर में ये जो आप देख रहे हैं ये पाइपलाइन है, ऐसे आया और सीधा चला गया कहां? रशिया के नोवरोसिस्क नाम के जगह पर। तो आप देखिए फिर यहां पर बॉर्डर में क्या मिल जाता है? इसको पानी मिल जाता है, ब्लैक सी, और उसके बाद ये आगे का जर्नी भी यहां से तेल तय कर सकता है ट्रांस एक्सपोर्ट करने पे। एक तरह से आप ये समझिए कि ईस्ट टू वेस्ट में फैला हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, और लगभग कजाकिस्तान का 2/3 जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है वो इसी पाइपलाइन के थ्रू होता है। तो समझिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, और इसमें अगर कोई दिक्कत आएगा तो इस एरिया पर, या फिर हर वह देश जो कजाकिस्तान रशिया के थ्रू ये ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा, मतलब इंपोर्ट कर रहा था अपने देश में, वहां पर दिक्कत जाएगी, तेल की कीमत बढ़ेगी। और तेल की कीमत बढ़ना अर्थात आपके इकोनॉमी में सभी वस्तुओं की कीमत में इजाफा होना, क्योंकि तेल एक ऐसा कीमत है तो कि अपने आप में तो उसकी कीमत बढ़ती है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाने की वजह से हर वह वस्तु जो बाजार में पहुंच रहे हैं उन सब की कीमत बढ़ती है, और तेल से बढ़ने वाला जो कीमत है, इन्फ्लेशन है, वो ज्यादा दिक्कतमयी है, स्टैगफ्लेशन होने की भी समस्या रहती है, ठीक है।
तो ये है भाई सीपीसी की कहानी जो अभी न्यूज में थी। इसका निर्माण 1999 में हुआ और 2001 में ये चालू हो गया, 2018 में और इन्वेस्टमेंट करके इसको और इसका विस्तार किया गया था। ठीक है सर, बट इसका नाम कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम क्यों रखा गया है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये किसके किनारे किनारे होकर फ्लो कर रहा है पाइपलाइन? कैस्पियन सी के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि आज का लास्ट टॉपिक भी है। 2024 के लिए बीबीसी भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? हु हैज बीन नेम्ड बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर फॉर 2024। 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ और उस पेरिस ओलंपिक में हमारे देश की बेटी मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल लिए शूटिंग में, और इस वजह से बीबीसी इनको यह सम्मान दे रही है। ठीक है, तो सही आंसर इसका प्रीतिपाल जी नहीं है, शीतल देवी जी नहीं है, पीवी सिंधु जी नहीं है, मनु भाकर जी है। ठीक है, तो बीबीसी का ये एक क्रिएटिव है जिसमें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि इंडिया स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। तो मनु भाकर ने 2024 का बीबीसी भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। क्यों जीता है? क्योंकि वो डबल ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिला था और इसकी शुरुआत, इस अवार्ड की शुरुआत की गई है 2019 में। ठीक है, टू ऑनर इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक। कल के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं अगले वीडियो में कल आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।